मैथमेटिक्स साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं होता है, उसी का नाम कॉम्पिटिटिव सर एग्जामिनेशन आपकी आवाज सर आपकी आवाज बहुत धीरे और कट कट के आ रही है। धीरे आ रही है आवाज? एक मिनट। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ, एक 10 मिनट। अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गई ना अभी तो। डिस्टर्बेंस आ रहा है बच्चों? इज दैट ओके नाउ? यस सर। यस सर। ओके फाइन। ये बीच आवाज आ रही है किसकी की? आप लोगों को अभी आ रही है क्या? नो सर। ओके फाइन। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट 3 के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में किसी को कुछ पूछना हो सबसे पहले एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट 3 प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर बताएं प्लीज। सर एक बार रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट 3 में डाउट्स सर 4th 6th और 10th। 4 to 10 all students please come forward and tell your queries। आप लोगों को भी बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है सर आदित्य और अंजलि को अनम्यूट करो। क्या? आदित्य और अंजलि को अनम्यूट करो। क्या करो? अपना काम कर लो। आदित्य का अनम्यूट है। अनम्यूट तो मैंने कर रखा है। आदित्य का देखो सर। नाउ इट्स फाइन। सर अब बोर्ड ब्लर हो गया। अभी तो रुको एक मिनट। वैसे भी इतना डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। अभी बोर्ड क्लियर है एकदम? सर बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 6 10 जल्दी से बोलो। एनी अदर डाउट प्लीज फर्स्ट। 4 6 10 के अलावा कोई डाउट किसी बच्चे को जल्दी पूछो फास्ट। चलो 4 क्वेश्चन नंबर 4। इफ वैल्यू ऑफ एनर्जी is minus 78.4 kilocalorie per mole
then order of orbit in hydrogen atom is, ये टोटल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है -78.4 किलोग्राम पर मोल। देखो बच्चों, यूनिट का गेम है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। वोल्ट पर एटम देखते हो, और इसमें है किलोकैल पर मोल ऑफ एटम, ओनली यूनिट का गेम है। तो आप सब लोगों को पता है सर रहने दो, यूनिट नहीं देखी थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को 96.4 किलोजूल पर मोल ऑफ एटम एंड 23.1 किलोकैल पर मोल ऑफ एटम। तो इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितना आ जाएगा, 78.4 23.1, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल ऑफ एटम की बजाय किलोकैल पर मोल ऑफ एटम की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगा। ये रिलेशन बड़े काम की चीज है, यूनिट कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आ गया आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हाइड्रोजन एटम के लिए। ये वैल्यू तो आपको जानी पहचानी लग रही होगी। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये वैल्यू है। हाइड्रोजन एटम में अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम गया तो एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 -1.51, E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E5 -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 E1 कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 E1 1.89 और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और E3 E1 कितना हो जाएगा, 1.89 प्लस 10.2 यानी कि 12.09 यानी कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हाइड्रोजन की याद होनी चाहिए। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की वैल्यू निकालना चाहो तो उनके Z² से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हाइड्रोजन का ENO हाइड्रोजन multiplied by Z² is En of any one electron species। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का E1 पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Z² हीलियम पॉजिटिव के लिए 2² लिथियम डाइपॉजिटिव के लिए 3², ये E1 ऑफ किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का आ जाएगा। E3 हाइड्रोजन का पुट करोगे तो E3 हीलियम पॉजिटिव लिथियम डाइपॉजिटिव किसी का भी आ जाएगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग Z² की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं En2 En1 ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करूं और उसको Z² से मल्टीप्लाई कर लूं तो सेम वही En2 En1 किसी दूसरी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूलाज को आप देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, -13.6 Z²/n²। Z² की जगह 1 आ जाता है हाइड्रोजन में और बाकी सब में Z² रहता है। तो क्या होगा, बस Z² का तो गैप है, तो हाइड्रोजन में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी और Z² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाकी सब क्या आ जाएगी, एनर्जी गैप को Z²। जैसे हाइड्रोजन का E2 E1 कितना होता है, 10.2, ये E2 E1 हाइड्रोजन का 10.2 है, उसको Z² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो E2 E1 आ जाएगा किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। जैसे ये हाइड्रोजन का E2 E1 ले ले, N2 और N1 की वैल्यू 2 और 1 ले ले, 10.2 है। ये तो अभी रटा हुआ है, होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। वो जो मैंने एनर्जी डायग्राम बनाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, वो आपको याद होना चाहिए फॉर डूइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फास्टली। यस, तो En2 En1 ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय Z²। इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। भी निकाल सकते हो आप, डायरेक्टली इस रिलेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो ये कौन से ऑर्बिट में है, ये है ऑर्बिट नंबर 2 का आंसर हो गया। आंसर हो गया ऑर्बिट नंबर 2। या फिर आप बोलोगे सर मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही फॉर्मूला ध्यान है, क्या है, हाइड्रोजन का 13.6 Z²/n², Z² की जगह 1² हो गया, हाइड्रोजन एटम बोला है तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट्स ऑल, यानी कि यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, वैसे और कुछ नहीं है भाई।
हम जो एनर्जी की यूनिट ले रहे हैं वो तो क्या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आयन में या जूल में। जूल में कांस्टेंट क्या रहता है एनर्जी के फॉर्मूले में 21.8 10 to -19 जूल। अर्ग में कितना हो जाएगा 21.8 10 to -12 अर्ग, क्योंकि 1 अर्ग में कितने जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ 1 करोड़ अर्ग होते हैं 10⁻⁷। यस 10⁻⁵ मतलब एक पेटी, 10⁻⁷ मतलब एक खोखा। तो एक करोड़ टाइम होता है, खोखा मतलब करोड़, पेटी मतलब लाख, है ना। ये भाई लोगों की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गेम ऑफ यूनिट। जहां पे भी हो गेम ऑफ यूनिट आप इस्तेमाल करो, बहुत जगह यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, in a certain electronic transition in hydrogen atom from initial state 1 to final state 2, the difference in orbital radius r1 minus r2 is 24 times the first Bohr radius. Identify the transition. देखो N2 R N2 minus R N1, N2 N1 कोई भी है, स्टेट एनर्जी स्टेट 1 N1, एनर्जी स्टेट 2 N2, यानी कि ऑर्बिट नंबर N1 और N2 है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम बोलते हैं Z की वैल्यू 1 फ्रॉम स्टेट 1 to state 2, the difference in orbit radius is 24 times 24 times the first Bohr radius, यानी कि R1। अब आप थोड़े से स्मार्ट हो तो पूरा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड वाला फॉर्मूला मत पुट करो, वो करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक काम कर लो, इसने तो क्या पूछा है n2 n1 की वैल्यू पूछी है, तो आप जानते हो Rn क्या होता है किसी भी के लिए, R1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाई n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाई n1 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, इधर R1 आ गया तो इनको भी R1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो वैसे ही मामला उठ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम क्यों लिखूं मैं, और वो लिखोगे तो वैसे भी हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। R1 के साथ खेलने चला गया, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब भाई साहब दो पैरामीटर है, एक इक्वेशन तो होगा नहीं, तो हिडन ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा पूरा एडवांटेज लो, ऑप्शन से क्वेश्चंस पे जाओ, ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाओ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है n2 की वैल्यू 5 n1 की वैल्यू 1, n2 वैल्यू 5 5 का स्क्वायर 25 n1 1 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। हेंस सेटिंग हो गई, बल्ले बल्ले वन ऑप्शन करेक्ट है, तो आगे हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन में ही मैपिंग हो गई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यू आर लकी वन। तो इस तरह की सिचुएशन में ऑप्शन से आपको आपने जो इक्वेशन निकाली है उसमें वैल्यू पुट करके देखनी होगी। सिंपल है, पूरा फॉर्मूला लगाओ तो वो भी लगा लो, नॉट ए प्रॉब्लम। क्या करोगे, पूरा लगा लो जी, ये एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में, R1 भी एंगस्ट्रॉम में, सब एंगस्ट्रॉम में पुट करो। एक यूनिट में होने चाहिए, यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ चुके हो, प्लस माइनस का साइन और इक्वेट का साइन है, तो यूनिट डायमेंशन एक होने चाहिए सारे एक्सप्रेशंस के। तो इसको एंगस्ट्रॉम में पुट कर लीजिए, n2 स्क्वायर बाय z हाइड्रोजन 0.529 n1 स्क्वायर बाय z हाइड्रोजन z1, और ये 24, इसको भी एंगस्ट्रॉम में पुट करो 0.529 n square by z 0.529 0.529 0.529। ओ दोबारा से वही इक्वेशन आ गई। चॉइस इज योर्स, आपकी मनमर्जी है, वो देखिए आप किसी भी तरह आप कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सर, 10th हो गया। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 10
कितने लोगों से हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है मिलने की। क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है in one examination or another that will definitely show its presence. Yes. मैं क्वेश्चन नंबर 10 को फिर भी करवा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े क्वेश्चन पूछने में। देखो आप क्वेश्चन पूछने में आप बिल्कुल भी हेजिटेंस मत रखा करो, प्लीज 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 फील फ्री टू आस्क। और आप लोग तो ये भी शर्माते हो मैं ग्रुप में अपने डाउट्स डालूं या ना डालूं। अरे बिंदास डालो। 12th मेडिकल के बच्चे देखो आप, आयुषी का बैच, सब डिस्कस करते हैं ग्रुप में। तो आपका जो केमिस्ट्री का ग्रुप बनाया है वही एडवांटेज है उसका। हर साल मैं ग्रुप बनाता हूँ। इस बार कोरोना के चक्कर में सब लोगों का ग्रुप बन गया। केमिस्ट्री का ग्रुप 3 ईयर से बन रहा है जब से मैं नार्नोल पढ़ाने लगा हूँ। यू कैन आस्क टू योर सीनियर्स। और सालों से बच्चे उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, अल्टीमेटली आई एम देयर टू हेल्प। तो बच्चों उसका सब एडवांटेज लो। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, ट्राई करो। दूसरा बच्चा डालता है तो भी, मैं भी डालता हूँ तो भी। ये ग्रुप बहुत बड़ा फेवरेबल चीज है आप लोगों के लिए। आप लोग यू विल फाइंड 12th वाले ग्रुप में मैं अभी डेली कम से कम 15 से 20 डाउट दूसरे बच्चों के डालता हूँ। यस, क्योंकि इस बार बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं अपने यहाँ के भी, रेवाड़ी के भी, उधर के भी, धारूहेड़ा के भी, सभी महेंद्रगढ़ के भी, सभी बच्चे डाउट पूछते हैं और उनके अच्छे डाउट होते हैं तो मैं जनरली ग्रुप पे जरूर भेजता हूँ। उससे फायदा सभी स्टूडेंट को होता है जो थोड़ा अवेयर है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं जी बहुत सारे आगे कैसे देखें। अरे एक बुक के आप 100,000 क्वेश्चन कर लोगे ना, और वो व्हाट्सएप ग्रुप के 15 क्वेश्चन कर लोगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बनने के बाद जैसे ही बच्चों के डाउट की क्वालिटी बढ़ेगी तब वो 20 कर लोगे तो वो 20 उन 300-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा फायदा करेंगे आपके, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और सभी बच्चे डाउट बिंदास पूछें। प्लीज फील फ्री टू आस्क डाउट्स। चुपचाप, डोंट बी साइलेंट स्पेक्टेटर, डोंट बी म्यूट स्पेक्टेटर, बी वोकल, बी इंटरेक्टिव। जूम लेक्चर लेने का फायदा तभी होगा जब आप थोड़ा इंटरेक्ट करें, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताऊं जल्दी। एनर्जी लेवल एबीसी है, क्रॉस टू इंक्रीजिंग ईए ईबी एनएसी। एक एनर्जी लेवल ईए है, वैसे ये ऑर्बिट होता है सर्कुलर, पर यहाँ पे मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ईबी एनएसी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग रात के 4-5 बजे चल रही थी। वो फुल होने की वजह से वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई नहीं मोबाइल में, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रह गए क्योंकि डेटा वाज फुल। तो ईबी ईसी ये 3 है, 3 एनर्जी लेवल, यहां से यहां एनर्जी बढ़ रहा है। ये सर्कुलर पाथ है, ये ऑर्बिट है बहुत थ्योरी में, पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, पेपर में भी ऐसे ही बने हुए आएंगे आपको, ठीक है। अब क्या बोला है कि λ1, λ2, λ3 आर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन correspond टू C2B ट्रांजिशन। C2B ट्रांजिशन λ1 है, B2A ट्रांजिशन λ2 है, और C2A ट्रांजिशन λ3। λ3 को आ गया, हाँ λ3 है। C2A ट्रांजिशन फॉलोइंग रिलेशंस करेक्ट है, λ1, λ2, λ3। अब देखो भाई साहब, यहां से यहां जैसे हाइड्रोजन में 2-2-1, ये 1 है तो ये ऑर्बिट नंबर 4 हो सकता है, ये ऑर्बिट नंबर 7 हो सकता है। ये हायर एनर्जी लेवल है तो ऑर्बिट नंबर उनका बड़ा होगा,
लेकिन क्या है ये नहीं पता, कंजुगेटिव एनर्जी लेवल नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल है, उसकी वैल्यू तो आपको याद भी है। अगर इसको 1, 2 और 3 ले लूं तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 1.89 प्लस 10.2 यानी कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इधर निकलेगा। यहाँ 1.89 या 10.2। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, there is well known saying in English, beginning is always the toughest phase of life, and this is quite right in fact. इलेक्ट्रॉन की लाइफ में भी, इलेक्ट्रॉन की लाइफ में भी सिचुएशन ऐसी ही है। सर पहला जंप में जितनी एनर्जी लगेगी, पूरी जिंदगी में उसको उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। E2 माइनस E1 कितना होता है? 13.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। बाकी सब के लिए 10.2 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर हो जाएगा। वांट टू से समथिंग? टेस्ट होगा, हेलो, टेस्ट होगा क्या? क्या बोल रहे हो? टेस्ट होगा क्या? ऐसे टेस्ट, कह रहा है हाँ बोलो यस बोलो। सर, हाँ टेस्ट होगा ना, बस खत्म हो पूछ रहे गया। टेस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अब बस टेस्ट स्टार्ट होंगे आप लोगों के। कल मैं नरेंद्र अवस्थी के डाउट्स और लूंगा। देन आफ्टर इट इज टेस्ट 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 नेक्स्ट 3-4 डेज। एक लेक्चर मुझे और डालना है, उसमें 3-4 तरह के ग्राफ होते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल का, उसके सॉल्यूशन, एनालिसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसका आप लोगों को एक चीज नहीं आती होगी, शायद बेसिक मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ी होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ में एक पॉइंट को दिखाते हैं हम लोग 3D में, वो तो सबको आता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा फाई, XYZ की जगह 3 पैरामीटर हो जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, r थीटा एंड फाई। वो नहीं आता होगा, उसका इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। तो वो क्लासरूम में एक्चुअली इमेजिन करवाना पड़ता है बहुत अच्छी तरह। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर मैं अभी इमेजिन करवा दूंगा आपको जाने से पहले, ताकि r थीटा फाई जब मैं यूज करूं वीडियो में तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। पॉइंट इज दिस, देखो ये क्या होगा, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी? EC माइनस EA। तो EC माइनस EA, जैसे 12.09 है हाइड्रोजन में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऑर्बिट नंबर मान ले, तो ये एनर्जी EC माइनस EB और ये एनर्जी EB माइनस EA। जब भी इलेक्ट्रॉन की जंप की बात करते हैं तो हमें दो या मैक्सिमम 3 फॉर्मूला ही याद आते हैं बस। कौन कौन से? En2 माइनस En1 इज इक्वल टू 1 क्वांटम एनर्जी। दूसरा रेडबर्ग फॉर्मूला 1 बाई लेम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर, 1 बाई छोटा वाला n का स्क्वायर माइनस 1 बाई बड़ा वाले n का स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए 109678 सेंटीमीटर इनवर्स और 1.1 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। आर की यूनिट मीटर इनवर्स तो रेडबर्ग फॉर्मूला में लेम्डा मीटर में आएगा, आर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स तो लेम्डा आएगा सेंटीमीटर में। तो ये En2 माइनस En में होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? En2 माइनस En1, 1 क्वांटम एनर्जी। कौन सा? ये वाला क्वांटम, यहां से आ सकते हैं 1 क्वांटम एनर्जी को hν hc बाय लेम्डा hc न्यू बार कुछ भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 का इमिशन हुआ, कौन सी रेडिएशन? ν2 वाला, ν3 वाला। कौन सा वेव नंबर है? ν1 बार। कौन सा वेव नंबर है? ν2 बार। कौन सा वेव नंबर है? ν3 बार। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से यहाँ जंप में hc बाय लेम्डा 3 लिख सकता हूँ इसको। इसको क्या लिखूंगा? E2 माइनस E1 इज hc बाय लेम्डा 1। इसको क्या लिखूंगा? EP माइनस EA इज hc बाय लेम्डा 2। जब मुझे लेम्डा में रिलेशन hc के साथ खेलने चला गया, क्या आ गया मुन्ना? 1 बाय लेम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाय लेम्डा 1 प्लस 1 बाय लेम्डा 2। बेसिकली मैं एक ही काम कर रहा हूं कि इस बड़ी एनर्जी वाले फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू छोटी एनर्जी वाला फोटोन प्लस छोटी एनर्जी वाला फोटोन, दोनों फोटोन की एनर्जी का समेशन। बड़ी एनर्जी वाला फोटोन इज इक्वल टू छोटी एनर्जी वाले दो फोटोन की एनर्जी का समेशन। क्योंकि पहले एनर्जी EC है, बाद में EA है, वो दो फोटोन की फॉर्म में निकले, एक फोटोन की फॉर्म में निकले।
टोटल एनर्जी तो उतनी ही निकली। ये हो गया, तो यहां से आपका लेमडा 3 आ जाएगा। आगे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वो कर लोगे आप। लेमडा 1 लेमडा 2 बटे में लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, दैट यू कैन डू इट। आप किसके ऊपर टिक करोगे? लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 ऑप्शन होगा, एंड व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 में रिलेशन क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूं मैं इस जब में h न्यू 3, इस जब के लिए क्या लिख सकता हूं? h न्यू 1, इस जब के लिए क्या लिख सकता हूं? h न्यू 2। तो ये न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में ये रिलेशन आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं? En2 माइनस hc न्यू 3 बार hc न्यू 1 बार hc न्यू 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा आपका। तो जिस भी रिलेशन में आप चाहते हो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, उसका आप रिलेशन निकाल ले। ये तो 3 एनर्जी लेवल हैं, इसी तरह बहुत सारे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां लेमडा, मान लो कि 4 फोटोन में पहुंचा इधर, इसकी वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 है, और एक ही जंप में आया तो उतनी एनर्जी। ये 4 फोटोन की एनर्जी का समेशन इक्वल टू एक फोटोन की एनर्जी जो यहां से यहां जंप कर रहा है, उसको लेमडा बोल देता हूं। तो डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए इस फोटोन की एनर्जी प्लस इस फोटोन की एनर्जी प्लस इस फोटोन की एनर्जी प्लस इस फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू इस एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? hc बाय लैम्डा। इस वाले फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा 1, इस वाले फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा 2, सो ऑन सो एड्स। बेबी को बेस पसंद है। ओ चकदे फट्टे। और फोटोन को h न्यू भी लिख सकते हैं आप। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 पे मत टिक कर देना, इसलिए मैंने बहुत बार ये चीज आपको बताने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट 3 में और कोई डाउट बच्चों किसी को? 11 क्वेश्चन नंबर 11 12 आई थिंक 12 13 आर डैमेजिंग, 14 is क्वेश्चन नंबर 15 शायद क्वेश्चन नंबर 15 क्लासरूम एग्जांपल में है। यस सर, वीडियो में करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किसी को पूछना है क्या? नो, ओके। किसी को कोई एग्जाम्पल भी पूछना हो? सारे एग्जाम्पल बड़े प्यार से देखें आप लोग। एग्जाम्पल बहुत सिलेक्टेड और सर्वोत्तम क्वालिटी के हैं। यस, आई एम रिपीटिंग, एग्जाम्पल्स इन दिस is something very unique, very selected, very high quality, least in calculation and best possible throughout India. I can claim it. बहुत मेहनत से, रातों की मेहनत से ये बनाई गई थी। किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा के जब आपको सब्जेक्ट की समझ में आ जाए, उसके बाद कंपेयर करना शायद अभी राइट स्टेज नहीं है कि आप कंपेयर कर सको। Then you will find it कि this is the ultimate one. एग्जाम्पल जरूर करिए बच्चों। मैंने एग्जाम्पल्स में भी अलग अलग रिलेशन यूज किए हैं। कभी En2 माइनस En1 ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर इज इक्वल टू En2 माइनस En1 ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो रिलेशन यूज किया है। कभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, कर तो कैसे भी सकते हैं, पर आपको सॉल्यूशन भी समझ में आना चाहिए क्या किया है। चीजें वही है, घुमाई फिराई है बस। कॉन्सेप्ट 4 हैज really good questions, quite unlike concept 3. concept 3 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, नॉर्मल। concept 4 बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। सर पहला आई मैंने तो पतो थो। an electron in isolated hydrogen atom, point to be noted guys, isolated atom आते ही कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस मैक्सिमम मिल सकती है? n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप करते हुए आए तो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 को n बोल दूं, n1 को ग्राउंड स्टेट बोल दूं तो n माइनस 1। ठीक है,
जनरलाइज फॉर्मूला N2 - N। आइसोलेटेड एटम के लिए होता है, और बहुत सारे एटम, बहुत सारे आयन हो, बहुत सारे हीलियम पॉजिटिव आयन हो, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो, कोई भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत सारे हो, सैंपल ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो किसी में एक जंप में आएगा, किसी में 2 जंप में आएगा, किसी में 3 जंप में आएगा। तो हम लाइमन सीरीज की सारी रेडिएशन, पाल्मर सीरीज की सब कैलकुलेट कर ली थी हम लोगों ने एक एक ऑर्बिट के हिसाब से। अब ये जंप वाला जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है ना, डेल्टा एन multiplied by delta n plus 1 divided by 2 is maximum number of radiations obtained, maximum number of spectral lines obtained, maximum number of frequency obtained, maximum number of radiations, wavelength, frequency, wave numbers, क्योंकि एक रेडिएशन के लिए वेव नंबर यूनिक है, फ्रीक्वेंसी भी यूनिक है, वेवलेंथ भी यूनिक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन भी वो यूनिक होगी। स्पेक्ट्रम में एक लाइन, स्पेक्ट्रम में एक लाइन, एक रेडिएशन वो रिप्रेजेंट। ओके, अब तो इसमें फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब बच्चों N=5 में है, एंड अपॉन डी एक्साइटेशन, ये नहीं बोला कि डी एक्साइटेशन होके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तो कहां ले जाएंगे हरदम, ग्राउंड स्टेट में। N1 की वैल्यू 1, तो N2 - N1 आइसोलेटेड एटम बोला है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस कितनी आएंगी, मैक्सिमम कितने टाइप के फोटोन मिल सकते हैं, कितनी टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती हैं, 4 टाइप्स की। कौन कौन सी, एक एटम में तो एक ही तरीके से आएगा, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 एक ही जंप में आएगा। ब्लर है, किसी एटम में एक ही जंप में आ रहा होगा, किसी में 2 जंप में आ रहा होगा, 2 जंप में यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कई पॉसिबिलिटी है 2 जंप में आने की। किसी एटम में 3 जंप में आ रहा होगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर मैक्सिमम किसी एटम में सर ब्लर आ रहा है। मैक्सिमम किसी एटम में, एक बार 1 मिनट बाद ब्लर आता रहे तो मुझे बताना। It's fine. अभी क्लियर आ रहा होगा? यस सर। यस सर। तो 5 क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो सर। तो सर अब तो बहुत ज्यादा ब्लर हो गया। सर वो कैमरा सेट होने में टाइम लगेगा। सर अब नहीं होएगा। मुझे तो लग रहा है क्लियर आ रहा है, आई डोंट नो। सर इसका फोकस लो कर दो सर। सर जब आप इधर आते हो तब कैमरा सेट हो जाता है, फोकस सही हो जाता है। कहां पर, इधर आता हूं तब? अच्छा, सर मैं इसका इधर से पढ़ाऊं क्या? इधर से रेडिएशन इधर से आ रही है ना, सन रेज। आई थिंक अभी क्लियर दिखा रहा है। यस सर, अब नहीं होएगा ब्लर। यस सर। हाँ, तो वो शायद रेडिएशन रुक जाती है बिकॉज ऑफ माय बिगर साइज। असो यार, 1 2 3 4 5 N2 - N1 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन, इधर से पढ़ाऊंगा अब मैं ना ऐसे। तो 5 4 3 2 1 भाई, मैक्सिमम कितने जंप, एक जंप मतलब एक रेडिएशन, पक्की बात। तो कितने जंप, ओ 4 से ज्यादा जंप नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम 4 रेडिएशन होंगी, कितनी, N2 - N1 is 4। किसी एक एटम में 4 से आ रहा होगा, और मैक्सिमम उसी में, किसी एक एटम में एक में जा रहा होगा, सही की रेडिएशन मिलेगी, पर हम मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं। मैक्सिमम कितने रेडिएशन मिल सकती है, वो N2 - N1 है। मिनिमम तो बन पाएगी, कहीं से कहीं जंप करवा लो। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था, बिगिनिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट। जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसको बहुत एनर्जी लेनी पड़ती है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर है, 10.2 और 13.6 में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही डिफरेंस है। यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन को निकाल दे हाइड्रोजन एटम से, आयोनाइज कर दे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, कभी वापस नहीं आएगा न्यूक्लियस से, अब उसका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बियॉन्ड जाता है।
लेकिन लेकिन अगर वो 1 से 2 गया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन 1 से इंफिनिटी गया तो सिर्फ 13.6। थोड़ा ही तो डिफरेंस है। यानी कि 1 से 2 जाने में जितनी एनर्जी लग गई, 2 से 3, 2 से 5, 2 से 7, 2 से 10, 2 से 20, 2 से इंफिनिटी तक जाने में उसके सामने कुछ नहीं लग रही। कितने ऑर्बिट का छलांग लगा रहा है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की छलांग में जितनी एनर्जी चाहिए ऊपर, उसके बाद बाकी सब में तो उसके सामने बहुत कम। कितने भी ऑर्बिट की छलांग लगा, बिकॉज एनर्जी गैप कीप ऑन डिक्रीजिंग as we move away from nucleus between two consecutive orbits as well as energy difference. E3 minus E1 जितना बड़ा होगा, N2 minus N1 में 2 का डिफरेंस हो गया, 3 minus 1 2। बाद में 2 के डिफरेंस कोई भी ले लो, E12 minus E10 बहुत कम होगा उसके सामने, E15 minus E13 फिर 2 का गैप है, बहुत कम होगा। तो सेम N2 minus N1 की वैल्यू के लिए न्यूक्लियस के जितना पास है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, न्यूक्लियस जितना दूर है वही N2 माइनस N1 का डिफरेंस के साथ तो एनर्जी कम होती चली जाती है। N2 माइनस N1 का डिफरेंस 1 लेंगे तो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट बोल देंगे, वो स्टेटमेंट आता है। ओके, इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई साहब। मैक्सिमम 4 रेडिएशन मिली हाइड्रोजन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स विल बी 4, 10 ए ऑप्शन गलत। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स विल बी 6, गलत बात 4। It can emit 2 photons in ultraviolet region। बताओ अल्ट्रावायलेट रीजन में कब होता है? जब लाइमन सीरीज होती है। विजिबल में कब होता है? जब पाल्मर होती है। और बाकी सब इंफ्रारेड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। तो यहां पे कहीं भी ऊपर से आएगा, कहीं पे भी ऊपर से आएगा, अगर यहां हुआ तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कहीं भी ऊपर से आए पर 2 में आए पाल्मर सीरीज विजिबल, बाकी सब में कहीं भी ऊपर से आए तो इंफ्रारेड। क्लैरिटी की प्रॉब्लम होगी, इधर आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं, क्या बोल रहा है सी ऑप्शन। इट कैन एमिट 2 फोटॉन्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। एक ही एटम है भाई, अल्ट्रावायलेट में कहीं भी ऊपर से यहां पे आना पड़ेगा, तो कहीं भी ऊपर से यहां पर आएगा तो यहां पर आएगा तो एक ही तो जंप हो सकता है। 4 जंप में ये वाला जंप है लाइमन सीरीज का अल्ट्रावायलेट का। 2 जंप में आएगा, मान लो यहां से आया यहां से आई तो एक ही जंप होगा, एक ही तो एटम है। ये थोड़ी एक ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा। एक एटम में एक बार एक ही तरीके से आए, 4 जंप वाले तरीके से आया, 2 से आए या 3 से आए या एक ही जंप से आए, एक ही जंप से, तो ये खुद अल्ट्रावायलेट। 2 रेडिएशन अल्ट्रावायलेट में नहीं हो सकती है। 2 जंप में आया तो भी एक ही रेडिएशन मिली वाली लाइमन सीरीज के अल्ट्रावायलेट की। 4 जंप में आया तो भी वाली मिली वैसे। एक जंप में आया तो खुद ये अल्ट्रावायलेट की है, लाइमन सीरीज की। If infrared photon is generated, then visible photon may follow the infrared photon। देखो भाई साहब, now the lovely one। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इंफ्रारेड किस में होगी? कहीं भी ऊपर से इधर आए और इधर आए, इधर तो आ ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर तो ऊपर से कहां टपकेगा? बताओ मुझे। अगर इंफ्रारेड की एक रेडिएशन मिलती है तो दूसरी विजिबल में हो सकती है, ये बोल रहा है। मे फॉलो इन विजिबल, देन विजिबल फोटोन में फॉलो द इंफ्रारेड। अच्छा, इंफ्रारेड की इधर दोनों जगह हो सकती है, ये पार्शियल सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज। तो मान लीजिए ब्रैकेट सीरीज का एक फोटोन है, तो विजिबल वाला हो सकता नहीं है, n1 = 2 वाला हो सकता है, और अल्ट्रावायलेट वाला भी हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल और ये इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का एक और तरीका है, पार्शियल सीरीज का इंफ्रारेड हो तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? मे बी ये विजिबल का हो गया, ये अल्ट्रावायलेट का हो गया। तो ये भी बोल सकते हैं कि एक इंफ्रारेड का फोटोन निकला तो बाद वाले फोटोन में बी बोथ अल्ट्रावायलेट एज वेल एज विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड डिस्कशन भी है। और दूसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पहले आप क्वेश्चन नंबर बोल दी थी। मैं अपनी तरफ से- सर 7th के बाद एक भी नहीं आया। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है मुन्ना। 7 से पहले बता दो पहले मुझे, सारे डिस्कस करूंगा, डोंट टेक वरी। बताओ 7 से पहले कोई डाउट है किसी बच्चे को? बता दो, फिर मैं 7 के बाद स्टार्ट करूंगा। नो सर, नो सर। ओके, 7 या 7 के बाद? 7 भी बताऊं या 8 से? 8 से स्टार्ट करता हूं, देखते जाओ आप। Lambda of H alpha of Balmer series is 6500 angstrom. What is the lambda of H beta of Balmer series? क्या आपको H alpha H beta का मतलब पता है? H मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। H alpha सर आपका सर आप माइक म्यूट हो गए। गया। आप म्यूट हो गए। सर आवाज नहीं आ